बिग ब्रेकिंग का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो शुरुआत उसी बड़ी खबर से करते हैं जो लगातार अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। जी हां, हनुमानगढ़ में एक साइकिल सवार को बस ने जिस तरह से रौंदा है, उसके बाद आग लगा दी गई बस में। फिलहाल कुछ अपडेट्स आ रही हैं। आपको बता दें कि शव को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। तीनों मांगों को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया हुआ है। बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं। पुलिस पहुंची हुई है, समझाइश कर रही है। बस धूं धूं कर जली थी किस तरीके से, जब गुस्साए ग्रामीणों ने इस बस को आग के हवाले कर दिया, जिस बस की चपेट में एक साइकिल सवार आ गया था और उसकी जान चली गई। मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी गई है। कुल मिलाकर 3 मांगों में से एक मांग यह है, देरी से आने पर जंक्शन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि पुलिस हादसे के बाद सूचना देने के बाद भी देर से पहुंची। इस चीज की भी नाराजगी लोगों में है। हनुमानगढ़ पीलीबंगा मार्ग पर लोक परिवहन सेवा बंद करने की मांग की गई है। मांगों को लेकर ग्रामीणों से समझाइश में अधिकारी जुटे हुए हैं। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। प्रशासन और पुलिस की तरफ से कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं और कुछ गतिरोध हटता हुआ दिख रहा है क्या मांगों को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो दुर्घटना हुई थी, जो लोक परिवहन सेवा की बस है, उसने एक करीब 55 वर्षीय बलकरण सिंह किसान है जो साइकिल पर जा रहा था, उसको कुचल दिया। ग्रामीणों का ये कहना है कि एक तो लोक परिवहन सेवा की बस जो है बहुत तेजी से चलती है सवारियां उठाने के प्रयास में, इस कारण ये दुर्घटना हुई। जंक्शन पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि 1 घंटे तक पुलिस ही नहीं आई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आखिरकार ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी और जब तक दमकल पहुंची बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फिलहाल जो है ग्रामीण जो है हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर, ये मक्कासर गांव है, वहां पर जाम लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सड़क जाम है। ग्रामीणों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो तीनों मांगे आपने बता दी। राजू रामगढ़िया, मुझे ये बताइए कि प्रशासन पुलिस कितनी गंभीरता से इस मामले को ले रहा है, क्योंकि सड़क जाम लगा दिया है तो इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही होगी। और दूसरी बात यह कि किस स्तर के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? क्या थाना अधिकारी वहां पर आए हुए हैं या फिर कोई और बड़े अधिकारी भी प्रशासन पुलिस से पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, थाना अधिकारी, वर्ताधिकारी से पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं। मगर ग्रामीणों की पहली मांग ये है कि पुलिस जो 1 घंटा देरी से पहुंची, हमें इनसे बात ही नहीं करनी। ये पुलिस जब मौके पर पहुंचती ही नहीं तो किस बात की बात ठीक है। तो इस तरह से गतिरोध बना हुआ है। हालांकि अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं। फिलहाल जाम लगा हुआ है और वाहन जो है दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। तो ये तो सड़क मार्ग भी काफी व्यस्त है और इस वजह से तो लंबा जाम लग गया होगा। कहां से कहां जुड़ता है मार्ग और कितने वाहन अटके फंसे होंगे अभी जाम लगने की वजह से? राजू रामगढ़िया जी, बिल्कुल, ये मुख्य मार्ग है। हनुमानगढ़ से बीकानेर जो मेन रोड है वो यही रोड है और चूंकि इस पे बड़े वाहन भी चलते हैं, हालांकि भारतमाला बनने का कुछ फर्क पड़ा है, मगर अभी भी वाहन, काफी संख्या में वाहन जो है बड़ा मार्ग होने के कारण फंसे हुए हैं। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े और सब जो है वो अभी मौके पर है, वो भी नहीं उठाने दिया ग्रामीण। ठीक है राजू, नजर बनाकर रखें, देखते हैं कौन कौन से अधिकारी आते हैं और क्या गतिरोध टूटता है, क्योंकि ग्रामीणों ने तो कह दिया हम पुलिस से तो बात ही नहीं करेंगे। 1 घंटे बाद ये पहुंचे हैं। अब किससे वो बात करेंगे और जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और बात करना चाह रहे नहीं चाह रहे हैं। जाम कब तक लगा रहेगा? शव कब उठाया जाएगा? बड़ी खबर पर नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल राजू रामगढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आग लगाई गई बस में, लेकिन आग अपने आप से गर्मी के कारण लगने की भी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। चलती गाड़ियां आग का गोला बन जा रही हैं। टीवी स्क्रीन पर कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। आग का तांडव 2 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के नीमच से है, जहां इंदौर से जोधपुर जा रही बस में हाईवे पर रात करीब 2 बजे आग लग गई। इस घटना में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नीमच से करीब 12 किलोमीटर महू नसीराबाद हाईवे पर हरकिया खाल के पास बस में आग लगी। दूसरी तस्वीर कोटा ग्रामीण के दिगोद इलाके से है, जहां वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वैन आग के गोले में तब्दील हो गई। वैन में लगी गैस की टंकी धमाके के साथ फट गई। धमाका होने के बाद अफरा तफरी मच गई। सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। अचानक हुई घटना से सड़क पर दहशत का माहौल हो गया है। सड़क के दोनों छोर पर जाम लग गया। आग की 10 से 12 फीट ऊंची लपटें भी उठती हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। जयपुर की एक बड़ी खबर, जहां पर हीट वेव यानी जो गर्म हवा है, लू है, उसके प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बैठक ले रही हैं। मौसमी बीमारियों, गर्मी जनित बीमारियों, अस्पताल में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कूलर, एसी, पंखों की क्रियाशीलता की समीक्षा हो रही है। मतलब ये सब चीज चल रही है नहीं चल रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। नहीं चल रहे तो उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए।
बैठक में मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ, जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं और इस बैठक में समीक्षा हो रही है। भरतपुर में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे और पत्नी के बीच विवाद मामले में आज एसडीएम ट्राइब्यूनल कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। फाइल का अध्ययन करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा गया है। अब 28 मई को फैसला आएगा। फैसले को सुरक्षित रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है भरतपुर से, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से जुड़े हुए मामले की, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे और पत्नी के बीच विवाद के मामले में आज एसडीएम ट्राइब्यूनल कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। यह कहना है कि फाइल का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि फाइल को स्टडी किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसके हर पहलू पर गौर फरमाया जाएगा और उसके बाद 2 दिन समय मांगते हुए इस पर 2 दिन का समय मांगा गया है और फिर तब जाकर 28 मई को कहा गया है कि इस पर फैसला सुनाया जाएगा। अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो आपको बता दें, विश्वेंद्र सिंह से जुड़े हुए मामले में अभी हाल ही में विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे सामने आए और उन्होंने बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा दिया कि उनकी तरफ से ही ये सारा का सारा विवाद उठा। और कल सामने खुद विश्वेंद्र सिंह आए, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और उनके बेटे के आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल ये ट्राइब्यूनल में मामला आया है। आइए सीधा हम रुख करते हैं, अपने संवाददाता भरतपुरी का अपडेट लेते हैं इस पर। भरत, ये जो फाइल है इसमें जी बिल्कुल, दीपक पुरी हमारे संवाददाता भरतपुर से जुड़े हैं। दीपक, ये जो फाइल है इसको लेकर क्या अध्ययन करना है, इसमें कंटेंट क्या होगा? देखिए, ये मार्च में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो परिवाद दिया गया था, उसमें लगातार 20 मई को सुनवाई हुई थी। दोनों पक्ष के वकील वहां पर पहुंचे थे और उसमें सुनवाई हुई, फैसले को सुरक्षित रखा गया। आज फैसला उस में परिवाद में होना था, लेकिन जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में एसडीएम उन्होंने फाइल का अध्ययन करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा है और 28 मई को ये फैसला सुनाया जाएगा। ये आपस में इनके बीच में जो पुश्तैनी जायदाद है उसको लेकर के विवाद चल रहा है। चाहे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र की तरफ से जो परिवाद दायर किया गया, उसके बाद उनकी जो पत्नी और बेटे की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद कल जो है सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जो बयान है वो भी सामने आया और उन्होंने अशोक गहलोत से माफी मांगते हुए ये भी कहा था कि बेटे और पत्नी की आदत है इस तरह के झूठे आरोप लगाने की और इसमें जो कोर्ट फैसला करेगा वो निर्णय क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और इसमें अब 28 मई को फैसला आएगा। उस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि भरतपुर के सभी लोग उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही जो दोनों पक्ष हैं वो भी उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या फैसला, बड़ी देखने वाली बात। ठीक है दीपक पुरी, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आइए अब जोधपुर की खबर का रुख करते हैं। पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर की है और इस कार्रवाई में एसीबी पुलिस ने 850 किलो गांजा जब्त किया है। इस गांजे की कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि यह गांजा शिक्षण संस्थानों समेत हुक्का बार्स में सप्लाई होना था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। छात्रों में लगातार बढ़ रही नशे की लत के बाद गांजा अब शिक्षण संस्थानों में भी पहुंच रहा है। और अब ये खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने असामाजिक तत्वों की परेड निकाली है। आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर रहे थे। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ का भी इन पर आरोप था। बिंदायका थाना इलाके में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बिंदायका के बाजार में पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली है। लोगों में बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए यह परेड निकाली गई है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद की चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। महिला फंसी हुई है कार के अंदर। कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आपको कार में बैठी महिला दिखाई दे रही हैं और वो बड़ी लाचार हैं। ये लोग भी लाचार, बाहर समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन महिला को बाहर निकाला जाए।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की यह तस्वीर सामने आई है जहां पर यह हादसा हुआ। ये चौंकाने वाली तस्वीर, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में कार का क्या हश्र हो गया। दो जो इसमें यात्री थे, महिला और पुरुष, वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लाचार और परेशान, वो भी समझा जा सकता है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A पर दौसा जिले में टिटौली टोल प्लाजा के पास बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बोलेरो दौसा से लालसोट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान टिटौली टोल प्लाजा की डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना के बाद नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रणजीत प्रजापत को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती किया। ये पूरा वारदात, पूरी घटना, पूरा एक्सीडेंट का ये जो घटना हुई है टिटौली टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे ये बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर यहां पर डिवाइडर से टकरा गई। कोटा में चलती बाइक पर अश्लीलता फैलाने वाला प्रेमी जोड़ा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग रहा है। बाकायदा कोटा पुलिस ने उनकी माफी मांगने का वीडियो भी वायरल किया है ताकि कोई भी इस तरह की गलत हरकत करने के पहले 100 बार सोचे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इस जोड़े ने कोटा के बूंदी रोड इलाके में चलती बाइक पर अश्लीलता की सारी हद पार कर दी थी। इसके बाद उनके ही साथियों ने उनके इस कृत्य का वीडियो बनाया। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। माफी मांगते हुए इनका ऑडियो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। ने हमारा जीवन भी खतरे में डाला है तथा लोगों का। हम दोनों ने रोड पर मोटरसाइकिल चलाकर चलते हुए मोटरसाइकिल पर जो अश्लील कृत्य किया है, जिससे हमने हमारा जीवन भी खतरे में डाला है तथा लोगों का। इधर जयपुर से बड़ी खबर, जहां पानी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। वीकेआई के रोड नंबर 14 पर रात भर हंगामा हो। सीता विहार पानी की टंकी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीएचईडी के इंजीनियर और कर्मचारियों की लापरवाही से हंगामा हुआ। 15 दिन से इलाके में पेयजल आपूर्ति बाधित थी। देर रात क्षेत्रीय लोगों ने कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया। रात को 3 बजे कर्मचारियों ने इससे जबरन टंकी का वाल्व खुलवाया गया। अधिकारी कर्मचारियों पर जानबूझकर पानी की किल्लत करने का आरोप लग रहा है। टैंकर माफिया से मिलीभगत के कारण सप्लाई नहीं हो पा रही है, जबकि बीसलपुर बांध से नियमित हो रही है आपूर्ति। मजबूरन लोग 500 से 600 रुपए में पानी के टैंकर्स खरीद रहे हैं। आक्रोश के बाद रात 3:15 बजे 3:15 पर शुरू की गई है पानी की आपूर्ति और केवल 15 मिनट के लिए ही पानी की आपूर्ति हुई है। लोगों में पेयजल किल्लत को लेकर गंभीर नाराजगी देखने को मिल रही है। जोधपुर की खबर, जहां पर चाकूबाजी में घायल एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। धड़ाबास में रात करीब 11 बजे यह हमला हुआ था। घटना में यश खींची पर यह हमला हुआ था। वो हालत गंभीर उनकी बताई जा रही है। युवक ने अस्पताल में आज दम भी तोड़ दिया। महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जोधपुर से तस्वीरें भी सामने आई हैं घायल युवक की। चाकूबाजी में घायल हुआ यह युवक, अब इसकी जान जा चुकी है। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है युवक ने। धड़ाबास में रात करीब 11 बजे इस युवक पर हमला हुआ, चाकुओं से हमला हुआ। इस घटना में यश खींची नाम के युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक ने अस्पताल में आज दम तोड़ दिया है। महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच करेगी, आखिर कौन थे हमलावर, हमला क्यों किया गया। वो नाइट में खाना खा के वापस आया था। एक ले बंदा था, वो घर पे जा रहा था। पीछे से पता नहीं कौन बंदे आए थे और चाकू मार के चले गए। कितने जने थे वो इस कैमरे में बता नहीं रहे हैं। वो एकले बंदा आ रहा है उधर से, तो और इधर ये कैमरे चेक करेंगे तब पता चलेगा कितने बंदे थे नहीं थे। व्याज कुछ नहीं है, तो इसके साथ में बैठने वाले लड़के थे सारे। पाली के जैतारण से खबर, जहां जैतारण थाने के लॉकअप में आरोपी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कंबल को काटकर आरोपी ने फंदा बनाया। गैंगरेप के मामले में कल शाम उसे गिरफ्तार किया गया था। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। पुलिस, थाना स्टाफ समेत अधिकारियों की सांसें फूल गई हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी अभी जैतारण पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट के अंदर पति पत्नी करीब 35 मिनट तक फंसे रहे। हद तो तब हो गई जब दंपति को बाहर निकालने आई टीम भी दूसरी लिफ्ट में फंस गई।
कड़ी मशक्कत के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बिसरख थाना क्षेत्र के अजनारा होम सोसाइटी की घटना है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी मैनेजमेंट की लापरवाही और मेंटेनेंस के अभाव में आए दिन लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं। तो ये तो एक तरह से कहें कि हैरत अंगेज और अजीब ही वाकया सामने आया। एक पति पत्नी लिफ्ट से जा रहे थे, लिफ्ट अचानक फंस गई। 35 मिनट तक वो फंसे रहे। सूचना दी गई, रेस्क्यू दल वहां उनको बचाने के लिए पहुंचा। दूसरी लिफ्ट से रेस्क्यू दल जब जा रहा था वो भी उस लिफ्ट में फंस गया और फिर ये दोनों को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे तैसे जाकर लिफ्ट से ये दोनों लिफ्ट खोली गई। अब करौली की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया गया। श्री महावीर जी क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अकबरपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बिगड़ गई है। हिंडौन एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर जनता विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और इसी अनदेखी के आरोपों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। फाटा से केदारनाथ धाम जाते वक्त एक हेलीकॉप्टर का रोटर, तस्वीरें सामने, रोटर हेलीकॉप्टर का खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी इस हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। 6 यात्रियों को लेकर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। तभी हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले ही हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे 6 लोगों की जिंदगी बाल बच गई और लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पश्चिम बंगाल में अगले 2 चरणों में उन सीटों पर मतदान होना है जहां मुस्लिम और मतुआ समुदाय का दबदबा है। लेकिन वोटिंग से ऐन मौके पर टीएमसी को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं जो ममता बनर्जी का बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। ममता के इस पूरे खेल पर किसने फेरा है पानी और अगले चरणों में कौन मारेगा बाजी, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। छठे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी के एक बयान ने पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई कर दिया। तृणमूल कांग्रेसेर ভোটের 2 দিন আগে মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গাটা করিয়েছিলেন তার হোতা ছিলেন উনি, আমি সেই জন্য বলেছিলাম। ममता बनर्जी पर जिस राजनीति के बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है, दीदी ने दुनिया के सामने उस आरोप को सच साबित कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता पर सवार होती हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के छिटकने और अपनी जमीन खिसकने का ममता बनर्जी को डर सताने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको वो समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी हलचल बहुत तेज है। एक तरफ ममता बनर्जी का साधु संतों पर हमला, तो दूसरी तरफ ओबीसी रिजर्वेशन से 77 जातियों के हटाए जाने की चिंता। इसी बीच केरल में एलडीएफ सरकार के साथी दल आईएनएल ने कोलकाता में इस चुनाव में सीपीएम का साथ देने का ऐलान कर दिया। यानी कि चुनाव के बीच ममता बनर्जी को वो झटके जो इन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो ममता बनर्जी जो है बाइनरी तैयार करी है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो मुझे वोट देना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे लोग समझ गए हैं कि आप ये बात कर और कुछ करें नहीं काम। अभी आपने देखा होगा ओबीसी का सर्टिफिकेशन चला गया, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया। तो अभी जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये एक्सपोज कर लिया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आर्थिक स्थिति ओबीसी से भी बदतर है, ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस से भी बदतर है। तो इस जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, अगर आप ओबीसी स्टेटस हटा देंगे तो जो जॉब क्रिएशन है वो जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है वो एकदम डार्क कॉर्नर में पुश हो जाएंगे। अब सवाल तो ये भी है कि क्या लेफ्ट से आईएनएल का साथ मिलने के बाद
टीएमसी से मुस्लिम वोटर छिटकने लगेंगे और ममता बनर्जी के सारे समीकरण फेल हो जाएंगे, क्योंकि पहले INDIA की नींव रखने के बाद बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद बिना गठबंधन के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने फैसला किया था। और अब लेफ्ट के नए साथी ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। देश में आज के दिन में मुस्लिम पॉपुलेशन प्राय 40 से 45 करोड़ के बीच में, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरे, हमारा जो INL है वो एक सेकुलर है, कोई उसमें हमारे पास कम्युनल एलिमेंट एकदम नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो हम समझते हैं कि लेफ्टिस्ट जो है वो असल में सेकुलर अगर कोई है तो लेफ्टिस्ट है देश में। कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो, इनके MP बिकाऊ है, MLA इनकी बिकाऊ है, आप हमसे ज़्यादा जानती है मीडिया में। इसीलिए हम लोगों ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है। लास्ट मंथ हम लोग फरवरी महीना में चेन्नई में हमारा ऑल इंडिया मीटिंग था, जिसमें हम लोगों ने फैसला किया कि पूरे देश में हम लेफ्टिस्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिकल फाइट करेंगे। साथ ही मुर्शिदाबाद के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने ये कहकर बड़ा विवाद छेड़ दिया था कि भारत सेवाश्रम संघ के एक साधु कार्तिक महाराज ने उनके पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने नहीं दिया। ममता ने भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन तीनों धार्मिक संगठनों पर उंगली उठा दी थी, जिसे लेकर टीएमसी पर PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा था और धर्म गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया था। कब बोली है, जबकि 5वें चरण के जस्ट पहले क्या बोलती हैं कि हमारे एजेंट को कार्तिक महाराज ने नहीं बैठने दिया। वो कहाँ? मुर्शिदाबाद जिले में। वो कौन सा जिला है जहाँ 2/3 जिनको ये बोलती है, मैं ये शब्द नहीं का प्रयोग करता, हमारे दुधारू गाय हैं, वो जिला में उनके एजेंट नहीं बैठ पाए, तो उनको पता है इससे बड़ा धक्का क्या होगा। अब उसका ठिकरा वो कार्तिक महाराज के सर पे फोड़ना चाह रही थी। और उससे दूसरा संकेत कि भाई तुम 30%, कृपया 29 मत हो जाओ हमारे लिए, हम गिर जाएंगे, हमारा विकेट गिर जाएगा, हम बोल्ड हो जाएंगे, तो खड़े रहो। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि अब हिंदू धर्म गुरुओं को कोसो। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 से 77 समुदाय को जो OBC के सर्टिफिकेट बांटे गए थे उन्हें रद्द कर दिया, जिसके बाद CM ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई। CM ममता अदालत का फैसला मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा OBC दर्जा रद्द करने और OBC सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको मंजूर नहीं है। देखिए, हायर कोर्ट तो है, तो हर एक वर्डिक्ट से हम सहमत नहीं भी हो सकते। अगर नहीं सहमत है तो हम हायर कोर्ट में जाएंगे। इनकार करने का हायर कोर्ट में फिर अपील करने का हक तो है। एक पार्टी का, हर एक संगठन का हक है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, कुछ किसको नहीं करेंगे। तो हम सबको वेलकम करते हैं, करने दीजिए ना। कभी कभी हमने तो देखा AI मीम का वॉइस ही भी मोदी जी को सपोर्ट किया, तो इंडियन नेशनल लोग में लेफ्ट को सपोर्ट करेंगे, करने दीजिए। हम फिर बोलते हैं, हम भरोसा रखते हैं पीपल के ऊपर, और वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड इन 2024 इलेक्शन। अब लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाए रहने वाला है। टीएमसी चुनाव में मुस्लिम मतों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। पार्टी की नजर खास तौर पर ऐसे राइट विंग पर थी जो न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हो, बल्कि कांग्रेस और वाम दलों से विरोधाभास रखते हो। राज्य में लगभग 30% आबादी मुस्लिम है। इस समुदाय के वोट किसी पार्टी की संभावना को बना या बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट एक प्रीमियम की तरह है और टीएमसी से पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद महारो राजस्थान की खबरें देखिए सहयोगी आयुषी गुप्ता के साथ। 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, यानी आने वाले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा नौतपा। ज्योतिष दृष्टि से इन 9 दिनों को बहुत खास माना जाता है। वैसे ये 9 दिन 15-15
पक्ष के 15 दिन एक दिन होता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पहला दिन और दूसरा दिन होता है। इसी तरह से आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना होता है, नेक्स्ट 2 दिन। तो इस तरह से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का प्रथम पक्ष, इस तरह से ये 4 महीने, ये 9 दिन होते हैं। इनमें सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री के मुताबिक सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1:16 तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में नौतपे की शुरुआत 25 मई से ही मानी जाएगी, जो कि इसके बाद 9 दिन यानी 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो जाती है और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इसीलिए गर्मी इन दिनों में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि नौतपा काम कैसे करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मई और जून के महीने में सूर्य उत्तर भारत के शीर्ष पर होता है, यानी दिन के 12 बजे देश के इस हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी और सबसे तेज पड़ती हैं। इससे दक्षिणी इलाके के मुकाबले मध्य और उत्तर भारत की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जिससे गर्मी भी भीषण हो जाती है। नॉर्थ पे अच्छाई भी यही भीषण गर्मी ही है, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं मानसून लाने का काम करती हैं और जितनी गर्मी होगी उतनी ही अच्छी बारिश भी होगी। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है, और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए, तो ऐसे उस दिन फिर उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है, अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि, अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। हिंदू धर्म में नौतपे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों सूर्यदेव की आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सभी लोग भीषण गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहते हैं। इस काल में पानी, दही, दूध और नारियल पानी के साथ ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। बहरहाल गर्मी भीषण पड़ रही है, नौतपा शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।